अच्छा चलो कोई बात नहीं, अच्छे से एंजॉय करना और पिक्चर्स भी भेजना। बाय, टेक केयर। मेरे सभी फ्रेंड्स अपने हस्बैंड के साथ घूमने के लिए गई हैं और एक हम हैं जो कहीं नहीं गए। अच्छा तो ये बात है। बताओ कहाँ घूमना है? आउट ऑफ इंडिया चलें? एक काम करते हैं, बाली या थाईलैंड चलते हैं। मेरा यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मुझे कोई ऐसी जगह जाना है जहाँ काफी सुकून भरा माहौल हो। ऐसी तो एक ही जगह है और वो है मेरा गांव। हम गांव चलते हैं। 2 साल हो गए हमारी शादी को और मैं अभी तक अपने गांव वाले ससुराल नहीं गई। बहुत मजा आएगा। आरुष गांव जाने के लिए ट्रेन की टिकट बुक करता है। अगले हफ्ते ही दोनों ट्रेन का सफर तय करते हुए गांव के सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं। फिर कुछ दूर पैदल चलते हैं, पर अब भी गांव बहुत दूर था, इसलिए वो अब तांगे में बैठकर आगे का सफर तय करते हैं। आरुष, क्या तुम्हारे गांव में अभी तक पक्की सड़कें नहीं बनी है? तांगे में कितने झटके लग रहे हैं। मेरी तो कमर में दर्द भी शुरू हो गया है। शिल्पा, गांव में तो तांगे और बैलगाड़ी में घूमने का ही मजा है। बस थोड़ी देर और, बस घर आने ही वाला है। थोड़ी देर में तांगे वाला उन्हें उनके घर तक पहुंचा देता है। ससुराल वाले उनका स्वागत करने के लिए हाथों में थाल और फूल लिए खड़े थे। फिर उनका स्वागत होता है और वो अंदर जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। शिल्पा अपने आंगन में बैठी होती है कि तभी शिल्पा की जेठानी सुषमा का बेटा राजू स्कूल से रोता हुआ आता है। राजू, क्या हुआ तुम्हें? रो क्यों रहे हो? वो आज मैं स्कूल लेट पहुंचा था ना, तो टीचर ने मुझे पूरा दिन क्लासरूम के बाहर खड़ा करके रखा था। लेकिन तुम तो सुबह 5 बजे स्कूल के लिए निकले थे, तो फिर लेट कैसे हो गए? अरे शिल्पा, इसका स्कूल यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है और तांगे से जाते हुए समय तो लग ही जाता है। लेकिन क्यों जेठानी जी, क्या यहाँ पर बस वगैरह नहीं चलती? स्कूल के लिए तो शहरों में बस होती है और बाकी लोगों के लिए भी बस की सुविधा होती ही है। लेकिन हमारा गांव पिछड़ा हुआ है। यहाँ के लोग आना जाना तांगे और बैलगाड़ी से ही करते। तुमने यहाँ की सड़कें नहीं देखी? कितनी कच्ची हैं। शाम होते ही लालटेन लेकर निकलना पड़ता है घरों से बाहर। शिल्पा जब भी अपनी जेठानी या नंद के साथ कहीं बाहर जाती है तो वो भी तांगे में ही बैठकर जाती है। हफ्ता गुजर जाता है। शिल्पा अपनी जेठानी के साथ सब्जियां काट रही थी कि तभी शिल्पा के ससुर और पति कीचड़ में सने हुए घर में आते हैं। हे भगवान, पिताजी, आरुष, ये आपके कपड़ों पर इतना सारा कीचड़ क्यों लगा हुआ है? मैं और पिताजी बैलगाड़ी से खेत पर जा रहे थे। अचानक बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और हम लोग सीधा कीचड़ में गिर गए। इसके बाद पति और ससुर खुद को साफ करते हैं। ऐसे ही एक रात, आधी रात का समय था। शिल्पा के ससुराल के बगल वाले घर में 9 महीने की गर्भवती मोहिनी को लेबर पेन शुरू हो जाता है। मोहिनी की सास कलावती लोगों को घर में इकट्ठा कर लेती है। हमें जल्दी से मोहिनी को अस्पताल लेकर जाना होगा। तांगे में अस्पताल जाने में कम से कम 2 घंटे का समय लग जाएगा और ये दाई माँ भी ना जाने कहाँ रह गई हैं, अभी तक आई नहीं है। माँ जी, बहुत दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है। थोड़ी देर में दाई माँ आती है और मोहिनी की डिलीवरी कर देती है। ये सब देख शिल्पा अपने ससुराल वालों को अपने घर में इकट्ठा करती है। देखा नहीं कितनी बड़ी मुसीबत आ पड़ी थी। अगर दाई माँ नहीं आती तो मोहिनी और उसके बच्चे की जान को खतरा भी हो सकता था। अब तो हमें गांव में बस लानी ही होगी। लेकिन बहू लाएंगे कैसे? कौन डालेगा अर्जी जाकर? और बस आ भी गई, गांव में तो चलाएगा कौन? गांव में कोई भी इतना पढ़ा लिखा नहीं है और मैं भी तो शहर में नौकरी करता हूँ। सबसे बड़ी परेशानी है गांव में बस लाने की। एक बार जैसे तैसे गांव में बस आ जाए तो कोई ना कोई तो ड्राइवर मिल ही जाएगा। शिल्पा काफी ज्यादा पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी, इसलिए वो तांगे में कई किलोमीटर का रास्ता तय कर सरकारी दफ्तर जाकर अपने गांव की समस्या रख वहां पर बस लाने की अर्जी डालती है। वहीं शहर से पढ़ाई कर शिल्पा का देवर सूरज भी अब गांव आ जाता है। सूरज, अब तो तुम्हारी पढ़ाई भी खत्म हो गई है, तो क्या सोचा है? शहर में ही नौकरी करोगे क्या? अरे नहीं भाभी, मैं तो बस पढ़ाई के लिए गया था। अब तो मैं गांव में रहकर ही अपना खेत का काम देखूंगा। वैसे सूरज, तुम इतने समय से शहर में रह रहे हो, तुम्हें तो ड्राइविंग वगैरह आती ही होगी। हाँ भाभी, बाइक और कार वगैरह तो मैं चला ही लेता हूँ। फैंटास्टिक। सूरज देखो, यहाँ खेत का काम संभालने के लिए काफी सारे लोग हैं, लेकिन तुम्हें एक बहुत जरूरी काम करना है। मैंने सरकारी दफ्तर जाकर गांव में बस लाने की अर्जी डाली है और ये काम जल्द से जल्द हो। इसके लिए मैंने अपने पापा को अपने कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल करने को बोला है, तो ये काम जल्दी ही होगा। तो हमें बस चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत है और तुम्हें तो ड्राइविंग आती है, पर तुम्हें बस चलाने के बारे में थोड़ा बहुत जानना होगा। एक बार गांव में बस चली तो यहाँ के लोगों को काफी सहायता होगी। शिल्पा, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, पर मुझे कल से ही जॉब पर जाना है। शिल्पा, बाकी का काम तुम देख लेना, मुझे यकीन है कि तुम कर लोगी। आप जाओ, मैं सब संभाल लूंगी। हाँ ठीक है, मैं भी भाभी का साथ दूंगा
और बस चलाने का काम कर लूंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे सच कहूं तो खेती करने में तो मेरा कोई इंटरेस्ट था भी नहीं। अपने देवर की बात सुन शिल्पा काफी खुश होती है। आरुष शहर चला जाता है। वहीं शिल्पा अपने पिता के कॉन्टेक्ट्स के जरिए गांव में बस लाने की अर्जी को भी मंजूर करवा लेती है। सूरज भी कुछ दिनों तक शहर में बस चलाने की ट्रेनिंग लेता है और लाइसेंस भी हासिल कर लेता है। और अब सूरज पहली बार गांव में बस चलाता हुआ आता है। अपने गांव में बस को आता देख जहां काफी लोग हैरान थे तो काफी लोग बस को देखकर ही डर गए थे, क्योंकि उन्होंने बस देखी ही नहीं थी। अरे मोरी मैया, ये क्या आ रहा है हमारी तरफ? कोई राक्षस है या असुर? डर के मारे लखन बिरजू के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है कि तभी सूरज उनके करीब आकर बस रोक कर उतरता है और वहां पर लोग भी इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं। अरे सूरज बिटवा, ये तो किस जानवर की सवारी करके आया है? ये क्या बला है भाई? अरे बिरजू काका, ये कोई बला नहीं है। ये है बस जो शहरों में चलती है। ये आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करेगी। हाँ काका, अब हमारे गांव में भी बस आ गई है। अब आप लोगों को अपने गांव से स्कूल या कोई दूसरी जगह जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मेरी बहू ने वो कर दिखाया जो सालों से इस गांव के प्रधान नहीं कर पाए। बहू, तू ही इस बस की पूजा कर। शिल्पा पहले नारियल फोड़ती है, फिर बस पर स्वास्तिक बनाकर उसे टीका करके उसकी आरती उतारती है और सबसे कहती है, तो चलिए अब सब लोग बस में चढ़िए, बस का उद्घाटन भी तो करना है। अरे नहीं नहीं, हमें तो इसे देखकर ही डर लग रहा है। अरे कहीं इसके अंदर चढ़े और कुछ हो गया तो? अरे नहीं 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 नहीं। अरे तुम तो बच्चों की तरह डर रहे हो और बाकी सबको भी डरा रहे हो। कुछ नहीं होगा, चलिए सब। सूरज बस ड्राइवर की सीट पर जाकर बैठ जाता है। वहीं शिल्पा अपने ससुराल वालों और गांव वालों के साथ बस में चढ़ती है और सब एक एक सीट पकड़कर बैठ जाते हैं। जैसे ही सूरज बस चालू कर बस को आगे बढ़ाता है तो बस हिलने लगती है, जिसके चलते बस में बैठे सभी गांव वाले काफी डर जाते हैं। राम 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 राम, ये बस तो हिल रही है, कहीं ये फटने तो नहीं वाली है। जल्दी से मुझे बस से उतारो, मुझे जाना है यहाँ से। अरे राम दुलारी, डरो मत, मेरा हाथ पकड़ लो। हाँ, आप माँ जी का हाथ पकड़ लो। और काकी, जब कोई भी इंजन चालू होता है तो ऐसे ही आवाज आती है। कुछ नहीं होगा, आप बैठो आराम से। शिल्पा राम दुलारी को समझा रही होती है कि तभी बस हिलने की आवाज से श्याम डर के मारे खड़ा हो जाता है और जैसे एकदम बस चल पड़ती है तो वो गिर जाता है। अरे हाय मेरी मैया, अरे कमर, ये बस तो गिराती भी है और मारती भी है। अरे तो तुम्हें किसने कहा था खड़ा होने के लिए? चुपचाप से बैठा नहीं जा रहा तुम पर? इस सीट पर कील लगी हुई है क्या? बैठो चुपचाप से। बेचारा श्याम कमर पकड़ता हुआ उठता है और सीट पर बैठ जाता है। सभी गांव वालों का ये बस में पहला सफर था। कोई इस सफर का भरपूर आनंद ले रहा था तो किसी को बस में बैठने से चक्कर उल्टियां आ रही थी। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, ये बस कब रुकेगी? बस रुकने ही वाली है, थोड़ी देर इंतजार कर लो। थोड़ी देर में सूरज उन सभी गांव वालों को एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ 10 मिनट में ले जाता है। सभी लोग बस रुकते ही उतरते हैं। अरे अरे, हम इतनी जल्दी पहुंच भी गए। बैलगाड़ी में तो यहाँ तक आने में 1 घंटा लग जाता है। यही तो कमाल है बस का। अब आप सब लोग अपनी अपनी मंजिल तक आराम से और जल्द पहुंच सकेंगे। गांव में बस आने के बाद अब सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे। सभी बस में सफर करते थे और अब सरकार ने भी उस गांव में 4 नई बसें और भेज दी थी। साथ ही बस स्टैंड भी बनवा दिए थे। लेकिन वहीं जो लोग बैलगाड़ी और तांगा चलाकर 2 पैसे कमाते थे उनका काम मंदा होने लगता है। अरे ये बस लाकर तो आपने हमारी रोजी रोटी पर लात मार दी है। अब क्या खिलाएंगे हम अपने परिवार को? अरे अगर ये बस इस गांव में चलनी बंद नहीं हुई तो एक एक करके हम सब लोग अपनी जान दे देंगे। आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? बैलगाड़ी और तांगा चला कर भी आप कितना कमा लेते थे। इससे अच्छा आप अपना कोई नया रोजगार शुरू कर सकते हैं। अगर ये नया रोजगार शुरू करने के लिए पैसे होते तो क्या हम यहाँ पर आकर लड़ते? जरूरी नहीं रोजगार के लिए हमेशा पैसे ही हों। मौसम बदल रहा है, अब उसके हिसाब से भी अपना रोजगार चला सकते हैं। कुल्फी बनाकर भी बेच सकते हैं, खाने पीने के लिए चीजें बना के बेच सकते हैं, गुड़िया, खेल खिलौने, यहाँ तक कि इस बस पर बैठकर शहर जाकर मजदूरी का काम भी कर सकते हैं, जहाँ आपको काफी अच्छी तनख्वाह मिलेगी। एक बार आप मेरी बात मानकर तो देखिए। शिल्पा के कहने पर वो सभी गांव के तांगे वाले ऐसे ही छोटे मोटे रोजगार शुरू कर देते हैं। वहीं कुछ बस की मदद से शहर जाकर काम करते हैं, जिससे अब उनकी पहले से भी अच्छी कमाई होती है। और वहीं अब शिल्पा का भी शहर जाने का वक्त आ जाता है। शिल्पा बहू, तुम्हारे तो गांव में आते ही हम सब गांव वालों की किस्मत ही बदल गई। बस ले आई और तो और यहाँ के लोगों को नए रोजगार के बारे में भी सिखाया। हमें तुम पर बहुत गर्व है बहू।
पढ़ने लिखने के बावजूद अगर मैं किसी के काम ना आ सकी तो ऐसी पढ़ाई का क्या ही फायदा। धीरे धीरे हमारा गांव भी सबके साथ आगे बढ़ेगा। शिल्पा अब आरुष के साथ शहर चली जाती है। वहीं समय बीतने के साथ साथ अब आरुष का गांव भी समय के साथ आगे बढ़ता है। जिस गांव में एक बस भी नहीं थी, वहीं अब उनके गांव में सुविधाएं बढ़ती जा रही थी। क्या बात है शोभा जी, आज तो आपने कितनी बढ़िया बढ़िया सब्जियां बनाई है। खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है। अब जल्दी से रोटी भी ले आइए, बहुत जोरों की भूख लगी है। आज का खाना मैंने नहीं, आपकी लाडली बिटिया ने बनाया है। सुबह से किचन में लगी हुई है। कल्पना बेटा रोटी ले आओ। ये लीजिए, गर्मा गर्म रोटी खाकर बताइए कैसी बनी है आज की सब्जी। कल्पना, ये रोटियां इतनी मोटी मोटी क्यों हैं? हमारे घर में तो इतनी मोटी रोटियां नहीं बनती। क्योंकि हमारे घर की बनी हुई नहीं है, मैंने बाहर होटल से रोटी मंगवाई है। बाहर से रोटी क्यों मंगवाई है? घर में आटा खत्म हो गया था क्या? अरे माँ, आटा तो कनस्तर भर के रखा हुआ है। आप तो जानती हो कि मुझे रोटी बनाने में कितना आलस आता है, इसलिए मैंने बाहर से रोटियां मंगवा ली। कल्पना, ये तेरा मायका है, कल को जब ससुराल जाएगी वहां पर तो तुझे घर में ही रोटियां बनाकर खिलानी पड़ेंगी ना, अपने ससुराल वालों को, या उन्हें भी बाहर होटल से मंगवा कर खिलाएगी। अरे माँ, परेशान क्यों होती हो? मैं दहेज में रोटी मेकर लेकर जाऊंगी और फिर आराम से रोटी बनाऊंगी। अरे शोभा जी, क्यों बहस करती हो आप? जानती हो ना कि हम अपनी बेटी से कभी बहस में जीत नहीं सकते। चलो अब जल्दी से सब खाना खाओ, मुझे तो बहुत बहुत जोरों की भूख लगी है। हंसी मजाक करते हुए पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता है। कल्पना को खाना बनाने का बचपन से ही काफी शौक था, लेकिन हमेशा से कल्पना को रोटी बनाने में बड़ा आलस आता था। अपने मायके में भी कल्पना बहुत मुश्किल से ही रोटी बनाती थी और अक्सर बाहर से ही रोटी मंगवा लिया करती थी। समय गुजरता है और अब कल्पना की एक अच्छे परिवार में शादी हो जाती है और आज कल्पना की उसके ससुराल में पहली रसोई की रस्म होती है। भाभी, ये है हमारा किचन। इस शेल्फ में सारे मसाले, तेल और इधर राशन के डब्बे रखे हैं और फ्रिज में सारी सब्जियां। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें आवाज दे देना, हम बाहर ही बैठे हैं। अरे नहीं अलीशा, तुमने मुझे सब कुछ बता दिया, इतना काफी है। अब मैं जल्दी से खाने की तैयारी करती हूँ। वैसे खाने में बनाना क्या है? भाभी, शादी में इतना हैवी खाना खाया है कि अब आप कुछ लाइट ही बनाना। एक काम करिए, आप रोटी और सब्जी बना लीजिए, सबका पेट भी भर जाएगा और खाने में भी हल्का रहेगा। इतना कहकर अलीशा बाहर चली जाती है। वहीं कल्पना अब सबसे पहले सब्जी की तैयारी करती है और अपने ससुराल के सदस्यों के हिसाब से आटा गूंथ लेती है। सब मिलाकर 7-8 लोग हैं घर में। अगर 2-2 रोटियां भी खाएंगे तो 16 रोटियां बनानी पड़ेंगी। एक काम करती हूँ, 20 रोटी बना देती हूँ। अलीशा अपने दहेज में लाई हुई रोटी मेकर से जल्दी जल्दी छोटी छोटी रोटियां बनाने लगती है। तभी अलीशा की सास लता रसोई में आती है और अपनी बहू को इस तरह रोटियां बनाते देख, अरे कल्पना बहू, ये तो क्या कर रही है? इस तरह से रोटी बना रही है? वो मुझे रोटी बनाने की आदत नहीं है ना, इसलिए मैं रोटी मेकर का इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन आप फिक्र मत करिए, मैं जल्द ही चकले बेलन पर भी रोटियां बनाना सीख लूंगी। मैं रोटी मेकर को लेकर नहीं कह रही हूँ, तो इतनी छोटी छोटी रोटियां बना रही है इसलिए कह रही हूँ। हमारे घर में इस तरह की रोटी नहीं खाई जाती है। लगता है अलीशा ने तुझे ठीक से बताया नहीं। तू चल मेरे साथ। लता कल्पना को घर के पीछे बने आंगन में ले जाती है, जहां एक बहुत बड़ा मिट्टी का चूल्हा बना था, जिस पर कम से कम 100 किलो का तवा रखा हुआ था। माँ जी, इतना बड़ा चूल्हा? इतना बड़ा चूल्हा तो ढाबों पर भी नहीं होता है। हमारे आंगन में इतना बड़ा तवा क्या कर रहा है? इसी तवे पर हमारे लिए रोटियां बनती हैं। पहले तो घर के काम वाली रोटी बनाती थी, लेकिन तेरे आने से कुछ दिन पहले ही वो काम छोड़कर चली गई। तब से लेकर हम बाहर से ही रोटियां मंगवा कर खा रहे थे, लेकिन अब तू आ गई है तो इसलिए अब हम पहले की तरह रोटियां खा सकते हैं। हमारे घर में तीनों वक्त रोटियां ही बनती हैं और सिर्फ एक रोटी। क्या कहा आपने? आप सब लोगों के लिए सिर्फ एक रोटी बनती है? लेकिन एक रोटी में आप सब लोगों का पेट कैसे भरता होगा? क्योंकि वो एक रोटी पूरे 100 किलो की होती है। पीछे आंगन में ही हमने अलग से आटे के लिए गोदाम बना दिया है। आटा गूंथने के लिए बर्तन और पानी वगैरह है। तो आराम से 100 किलो आटा गूंथ कर उससे 100 किलो की एक मोटी रोटी बना दे। हम तब तक खाने का इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर लता वहां से चली जाती है। अपनी सास की बात को सुनकर कल्पना के तो होश ही उड़ जाते हैं। जिस कल्पना ने अपनी जिंदगी में कभी 4-5 से ज्यादा रोटियां नहीं बनाई थी, वो अब वहीं कल्पना अलग अलग बर्तन में ढेर सारा आटा गूंथकर 100 किलो की रोटी बनाने की तैयारी कर रही थी। ये सब सच है या मैं कोई बुरा सपना देख रही हूँ? मेरे ससुराल वाले सच में एक वक्त में 100 किलो की रोटी खाते हैं? तभी तो मैं सोचूं कि सब इतने हट्टे कट्टे क्यों हैं। आटा तक मैं गूंथ लूंगी, लेकिन 100 किलो की रोटी बेलूंगी कैसे?
गोदाम में एक बड़ा सा चकला और बेलन रखा हुआ था, जिस पर बेचारी कल्पना छोटे छोटे आटे की लोई बनाकर रखकर उन्हें आपस में जोड़कर बेलने लगती है। 1 घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार कल्पना एक मोटी सी रोटी बेल कर उसे 100 किलो के